नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठों की श्रृंखला में क्लास 7th जो कि NCERT दूरबा नामक पाठ्यपुस्तक जो कि आपकी चली हुई है। आज इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 7वां पाठ, जिसका कि नाम है पुस्तकें जो अमर हैं। जिसका कि नाम है पुस्तकें जो अमर हैं। ठीक है। और सबसे पहले जानेंगे इस पाठ के जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ होते हैं उसके बारे में, जिससे कि जो कठिन शब्द होते हैं आपकी आसानी से समझ में आ जाए। और इसके जो लेखक हैं मनोज दास जी हैं। ठीक है, मनोज दास इस पाठ के लेखक का नाम है। और इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया बालकराम नागर जी ने। इस पाठ का जो हिंदी में अनुवाद किया तो बालकराम नागर जी ने हिंदी में अनुवाद किया था। वहीं चलते हैं शब्दार्थ पे कि जैसे अजीब। अजीब मीन्स क्या होता है? अनोखा या अद्भुत। अनोखा या अद्भुत। वहीं नाराज़गी। नाराज़गी मीन्स क्या होता है? गुस्सा या क्रोध। गुस्सा या क्रोध। कर मीन्स क्या होता है? एक तो कर मीन्स हाथ भी होते हैं, और यहाँ पे अर्थ क्या है? लगान या टैक्स। लगान या टैक्स। वहीं पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ मीन्स होती है पुस्तक की हस्तलिखित प्रति। प्रति मीन्स टू कॉपी कहती हैं। पुस्तक की जो हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई जो लिपि होती हैं उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपियाँ। वहीं कृत्रिम मीन्स होता है नकली या बनावटी। नकली या बनावटी। जमा मीन्स होता है इकट्ठा करना। जमा मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। नेक्स्ट है अनगिनत। अनगिनत मीन्स क्या होता है? अनगिनत। अनगिनत मीन्स क्या होता है? कि जिसकी गिनती ना की जा सके या जिसकी गिनती ना हो सके उसकी क्या कहते हैं? अनगिनत। वहीं दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मीन्स क्या होता है? आगे की सोचने वाला होता है दूरदर्शिता। दूर की सोचने वाला, दूर की सोच रखने वाला है दूरदर्शिता। वहीं जबानी। जबानी मीन्स होता है मौखिक। जबानी मीन्स मौखिक। वहीं चारण। चारण मीन्स होता है यशगान करने वाला समुदाय। चारण किसको कहते हैं? यश। यश मीन्स यश, अपयश, कीर्ति, प्रसिद्धि, उसको गाने वाला समुदाय, उसके बारे में बखान करने वाला जो समुदाय होते हैं वो चारण। जैसे चारण भाट आदि जाति होती हैं। वहीं अतीत। अतीत मीन्स होता है बीता हुआ समय। अतीत मीन्स बीता हुआ समय, पास्ट जिसको बोल देते हैं। वहीं शक। शक मीन्स होता है संदेह। शक मीन्स संदेह। और देखो, हम एक बार क्वेश्चन पर भी नज़र डाल देते हैं, जिससे कि आपको जब मैं पाठ पढ़ाऊँगा तो आपके आसानी से समझ में ये आ जाएगा, है ना। और अभी तक अगर आपने किताब डाउनलोड नहीं की हो तो ई पाठशाला नाम का एक ऐप है। क्या है? ऐप ई पाठशाला नाम का एक ऐप है। तो एंड्रॉयड फ़ोन से आप उस पर ई पाठशाला डाल करके तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें ऑल सब्जेक्ट्स की जो बुक हैं आपके पास आ जाएंगी। ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट्स की बुक अगर नहीं है आपके पास तो वो सभी वहाँ से आप ई पाठशाला नामक ऐप में सभी पाठों की जो बुक्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन आंसर के। और हाँ, अपने मित्रों को वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें जल्दी से जल्दी पता चल सके और उन्हें अच्छी प्रकार से जो उनकी पढ़ाई है जो कि लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही है वह हो सके। ठीक है। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, जिससे कि जो आने वाली वीडियो हैं आपको पता चलती रहे कि कब कब वीडियो आती हैं। क्वेश्चन है सिंहगति के समय पुस्तकें कैसे बनाई जाती थीं? ठीक है, एक बार पढ़ेंगे बस, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे तो ये जो प्रश्न हैं आपकी आसानी से समझ में आ चुके होंगे। पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था। एक राजा था वहाँ का, उसको पुस्तकों से खतरा क्यों था? नेक्स्ट है पुराने समय से ही
अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया। पाठ से कोई तीन उदाहरण लिखिए। वहीं पुराने समय से ही अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया। पाठ में से कोई तीन उदाहरण ढूंढकर लिखो। वहीं नेक्स्ट है, बार बार नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त हुई क्यों नहीं हुई, है ना। वहीं अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारी बात से कि किताबों को सुरक्षित रखने के लिए तुम क्या करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक ही सीमित थीं। तुम्हारे विचार से किस चीज़ के आविष्कार से किताबें जो हैं आम आदमी तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है, जो खाली जगह दी हुई हैं उनको भरना है कि साहित्य की दृष्टि से भारत क्या है, अतीत और भूगोल, दो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक शब्द को यहाँ पर फिल करना है। तो साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत क्या है, महान है। पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर क्या कर दिया गया, राख कर दिया गया। वहीं से किताबों सहित खाली जगह में दफना दिया गया। तो आकाश में या ज़मीन में, दफनाते कहाँ, ज़मीन में, तो ज़मीन, ठीक है। ये वाला कागज ही जलता है, खाली जगह शब्द या पांडुलिपियाँ तो उड़ जाते हैं। जो शब्द होते हैं वे क्या हैं, उड़ जाते हैं। आइए चलते हैं पाठ पे। सबसे पहले जानेंगे इस पाठ के बारे में, जिसके के लेखक हैं कौन, मोहनदास जी। कौन लेखक हैं, मोहनदास जी। और जब ये दूसरी लैंग्वेज में था, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट किया किन्होंने, हिंदी में ट्रांसलेट किया इनने, बालकराम नागर, जिनका के नाम है इन्होंने, ठीक है। चलते हैं पाठ पे कि पुस्तकें जो अमर हैं। पाठ का नाम क्या है, पुस्तकें जो अमर हैं। 7वां पाठ है, हिंदी दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक से, आपका जो क्लास 7th का है, ठीक है। और हाँ, फिर बता दे रहा हूँ, अगर अभी तक आपने बुक्स डाउनलोड नहीं की है तो ई पाठशाला नामक जो गूगल प्ले स्टोर में डाल के वहाँ से आप जो ई पाठशाला नामक ऐप है उसको डाउनलोड करें और वहाँ से सारी जो बुक्स हैं आपके पास होंगी। चलते हैं, कोई 2000 वर्ष हुए सी हांगती नाम का एक चीनी सम्राट था। कोई 2000 वर्ष हुए, अर्थात 2000 वर्ष पहले की बात है। सी हंगती उसका नाम था। कहाँ का, चीनी सम्राट था वो, चीनी सम्राट। और उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी। अजीब मीन्स अद्भुत, नाराज़गी। उसके नाराज रहता था वह राजा जो था, चीनी सम्राट जो था, कौन, सी हांगती, कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं। वह कहता था चीनी सम्राट कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं, और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। अर्थात जिनको पढ़ना नहीं आता वे सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था, किसको, चीनी सम्राट को, कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हों, हिस्ट्री की हों, या फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र की हों, या फिर कथा कहानी हो, तो उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। अर्थात जो उनके प्राचीन पूर्वज हैं, माता पिता, दादा दादी आदि हैं, उनका ही गुणगान किया जाता है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। तो अर्थात वह जो था चीनी सम्राट, तो उसको कौन बुरा भला कह सकता था। सी हांगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब, उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। राजा को मतलब क्या था, कि जो राजा था वह चाहता था कि चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन यह जो जनता है यह करती जाए, और जो कर मीन्स क्या होता है, टैक्स चुकाती जाए। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है, उसका यह मानना था। आगे क्या होता है,
ये फिर क्या था, उसने आदेश दिया, फिर क्या था कि उसने आदेश दिया, आज्ञा दी कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। जो वहाँ का राजा था सी हंगती, उसने आदेश दे दिया चीनी सम्राट ने अपने सैनिकों से कि जो सब पुस्तकें हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थीं जैसी आज होती हैं। कैसी होती थी? तो तब छापे खाने तो थे नहीं, अर्थात जहाँ पुस्तकें छपती हैं वे छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। तो प्रश्न आ जाए आप पर कि प्राचीन काल में पुस्तकें जो होती थीं किस प्रकार की होती थी? तो लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, ये ही पुस्तकें होती थीं। और उन्हें छुपाकर रखना भी तो आसान नहीं था, अर्थात जो लकड़ी की जो पुस्तकें होती थी तो वे बहुत बड़ी बड़ी होती थीं और उन्हें छुपाकर नहीं रखा जा सकता था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा मिस हर एक जगह छान मारी और नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तकें हाथ लगीं उसकी होली जला दी मिस आग लगा दी उनमें। और यह बात तब तक की जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। अब क्या था कि ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थीं, लट्ठे जानते हैं, लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनके रूप में थी, अर्थात उन पर अक्षर जो थे खुदे हुए थे। तो पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गई। पत्थरों की जगह क्या है, वो जो बड़े बड़े लट्ठे होते थे, मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ जैसे, तो वो उनकी दीवार चिन दी गई, दीवार बना दी गई। अगर किसी विद्वान ने उन्हें अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। और ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। क्या था? क्रोध। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट जो आगे क्या था कि कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से जब वह क्रोध करता था, मनुष्य तक को भी दफना दिया जाता था कि दीवारों में चिन दिया जाता था। किसके द्वारा? चीनी सम्राट के कहने पर। तो कई वर्ष बीत गए, सम्राट जो था मर चुका था और उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था नष्ट हो गई। ऐसी पुस्तकें थीं कि जो कि बड़ी बड़ी थीं, इस प्रकार की जो देख सकते हैं आप, इस प्रकार की पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें हुआ करती थीं जो सब नष्ट करवा दी उस राजा ने, है ना। फिर क्या था? फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई वो पुस्तकें। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थीं। एक दार्शनिक हुआ करता था, फिलोसोफर, जिसका नाम था चीनी था कन्फ्यूशियस, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। जो ऐसी पुस्तकें हुआ करती थी। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है, अर्थात ऐसे और भी उदाहरण प्रसिद्ध हैं नष्ट करने की किताबों को। कैसे कि 6वीं शताब्दी में यहाँ से क्या हुआ, देखो 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय था, उन्नति के शिखर पर था, अर्थात वह अच्छा खासा चल रहा था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। तब क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था, अच्छा खासा चल रहा था। तब उन दोनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेनसांग वहाँ अध्ययन करता था और एक रात सपने में उसने देखा, क्या देखा कि विश्वविद्यालय का जो सुंदर भवन है वह कहीं गायब हो गया है। विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। वह यह सपना देखता है, यह सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया, है ना। वहाँ का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तो क्या था,
उनके जो 3 विभाग बने हुए थे, 3 डिपार्टमेंट, जैसे मान लो 3 लाइब्रेरी किताबों की, तो उनको सबको जला करके उन्होंने राख कर दिया। और जो विश्वविद्यालय था वो एक क्या बन गया, खंडर, जला करके राख कर दिया उन्होंने। और एक समय था जब प्राचीन नगर था सिकंदरिया, उसमें क्या था कि बहुत बड़ा पुस्तकालय था वहाँ पर। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियाँ हुआ करती थी। पांडुलिपि में से जो कि विभिन्न प्रकार की जो लकड़ी की और जो अक्षर उन पे, लकड़ियों पे, पत्तों पे या पत्थरों पे या बड़ी बड़ी कह सकते हैं प्राचीन काल में जो छपाई करके या गोल करके जो कागज़ आदि रखे जाते थे, लकड़ी आदि रखी जाती थी, उनको क्या कहते हैं, पांडुलिपियाँ। तो अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, है ना, वहाँ अध्ययन करने के लिए आया करते थे। कहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में। तो यह अनमोल पुस्तकालय जो था 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया था। कहाँ का पुस्तकालय, एक सिकंदरिया नामक एक जगह थी सिकंदरिया। कौन सी, सिकंदरिया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी जो होते थे, उनकी दलील यह थी, उनका कहना, दलील में कहना यह था कि अगर इन अनगिनत मीन्स जिनकी कोई गिनती नहीं है, ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात वे कहते थे क्या, कि धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं उसमें धर्म के बारे में लिखा है, तो उन्हें कोई पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं, अर्थात जो पुस्तकें हैं एक सी भाषा बोलती हैं, अर्थात धर्म के बारे में, तो उनका रखने से क्या मतलब, जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह दिया है। अर्थात ये सब तो वो कहता है, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका कहना था कि ये सब तो पहले उनके जो पवित्र ग्रंथ है उसने कह दिया है, अब उन्हें दोबारा पढ़ने से क्या मतलब, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई, फिर से अपने पुराने और नए रूपों में प्रकट होती रहीं। ठीक भी है कि पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना, दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती हैं, और यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। दूसरी शताब्दी में डेनिस पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। एक पादरी जो थे डेनिस पादरी बेन जोसेफ अकीबा उनका नाम था, तो उनको पुस्तकों के साथ ही दूसरी शताब्दी में जला दिया गया था। और उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य थे। अंतिम बार उसने कहा था कि कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। अर्थात जो शब्द है अगर उन्हें एक बार कोई पढ़ ले तो वो तो याद रहेंगे ना, और जो कागज़ है वह क्या है, बच जाता है, जल जाता है, सॉरी। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा भी झेल सकते थे। ऐसे भी लोग होते थे। और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें ज़बानी याद होती है। अर्थात जो अपनी पुस्तकें जो याद होती हैं वे चाहे खो जाएं तो कोई गम उन्हें नहीं होता। ऐसे ही पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ करने का, अर्थात याद कर लेते थे, कंठस्थ रट लेते थे। रट लेने का लोगों का ये अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर हुए, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है। ईसा से ये काल होता है, ईसा से 900 वर्ष पूर्व, पहले का, पूर्व में पहले का। तो होमर
एक व्यक्ति था, उसका एक महाकवि था, वह उसका एक महाकाव्य था इलियड तथा ओडिसी, 2 महाकाव्य थे। तो पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे, अर्थात इस प्रकार के जो महाकाव्य थे इलियड और ओडिसी, जो गाने वाले लोग थे ना पेशेवर, तो उनको याद हुआ करते थे। किसके? जो लोग, मान लो आपको एक गाना याद हो तो वह गाना आपके जो बेटा बेटी पुत्रा पुत्री जो भी होते चले जाएं उनको हमेशा याद रहें। तो इस प्रकार गाते रहते थे। जो किसके महाकाव्य था? महाकवि होमर का, जो 2 महाकाव्य थे इलियड और ओडिसी, ये लोगों को याद हुआ करते थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ हैं, इलियड और ओडिसी, एक तो ये और दूसरा ये ओडिसी। कुछ चारण भाट जाति होती थी तो इसे चौगुना याद कर सकते थे, अर्थात इससे भी ज़्यादा, इससे भी चौगुना, 4 गुना ज़्यादा। मतलब जिसको 100 पन्ने याद होते थे तो ये चारण जो जाति आदि भाट थे तो ये क्या 400 पन्ने याद कर लेते थे, ऐसे इस प्रकार से कह सकते हैं। वहीं भारत में सदा से हमेशा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। सबसे प्राचीन जो भाषा कौन सी थी? संस्कृत, है ना। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र, जातक कथाएँ, अर्थात इनमें कहानियाँ होती थीं, कथा सरित सागर, जो कि बड़े बड़े क्या होते थे, ये भंडार कह सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कहानियाँ, तो दूर दूर देशों तक ये पहुंच जाती थी लोगों के द्वारा। वहीं कह सकते हैं कि यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, वहीं यूनान वासियों इसी के किस्से थे वो कि प्रसिद्ध हुआ करते थे। वहीं जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरसन की कथा के मूल क्या है? भारत ही। अर्थात ये सब कहाँ से पनपे? भारत में, देश से ही पनपे। भारत देश से ही ये सीख के गए अनेक कथा कहानियाँ, दृष्टांत। कुछ भी साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है। अतीत मीन्स जो पास्ट है भारत का, वह कैसा है? महान है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ठीक है।